रूस ने खेरसोन कैफे पर हमले का बदला लिया। रिहायशी इमारत पर मिसाइल से प्रहार किया। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान पहुंचा। रूसी अटैक से हाई राइज इमारत जमींदोज हो गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट किया गया रूस की तरफ से और उसके बाद तबाही ही तबाही हर तरफ नजर आ रही है। तो रूस ने यह हमला करके बता दिया है कि उसकी मंशा आने वाले दिनों में क्या है। और खार्किव पर जो हमला हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर है। खार्किव पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ है, ये देखिए आप। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया तो खार्किव पर एक के बाद एक धमाका हुआ है। रूसी प्रहार, तस्वीरें आपके सामने। खार्किव पर हमले का यह ताजा वीडियो है। मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ बारूदी गुबार और आग इस वक्त आपको नजर आ रही है। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। और वहीं खार्किव पर रूस का मिसाइल अटैक। रूसी फौज ने खार्किव पर दागी 2 मिसाइलें। रूसी हमले से इलाके में भीषण आग लग गई। मिसाइल अटैक से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। तो नुकसान की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आग लगी है, मलबा बिखरा हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो किस तरह से एक के बाद एक ये हमले हुए खार्किव में, जिसकी तस्वीरें अब बाहर आ रही हैं। और खार्किव से ही खबर है। खार्किव में हमले का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। रूसी हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे में तब्दील हो गई पूरी इमारत, ये देखिए आप। रूस के मिसाइल अटैक से भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूस ने खार्किव को हमलों से दहला दिया है। और ये जो हमला है वो रिहायशी इलाकों पर किया गया, रिहायशी इमारतों पर किया गया। और कैसे कई जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। तो खार्किव में हर तरफ तबाही का मंजर है। मलबे में अपनों की तलाश में जुटे हैं लोग। डॉग स्क्वाड की मदद से जिंदगी की तलाश की जा रही है। मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। तो मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। जो हमला हुआ है, रूसी हमले से पूरे इलाके में कैसे भीषण आग लगी। चारों तरफ तबाही। जो बिल्डिंग्स थी, हाई राइज बिल्डिंग्स थी, उनका मलबा बिखरा हुआ है। कई लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। खार्किव की ये ताजा तस्वीरें रूस के हमले के बाद। तो खेरसों का प्रतिशोध रूस ले रहा है। खार्किव में एक के बाद एक बड़े धमाके हमले। हमला जो हुआ इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने। रूस ने 2 इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया। नुकसान कितना पहुंचा है, तस्वीर आप देख रहे हैं। हाई राइज इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल हो गए। बदला क्यों लिया गया? रूस ने खेरसों कैफे पर हमले का प्रतिशोध लिया। 31 दिसंबर को यूक्रेनी हमले में 24 लोग मारे गए थे। अब बड़ी बात क्या है, दिमित्री मेदवेदेव ने बदला लेने की चेतावनी दी थी। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका ही रुख करते हैं इस बात। सर, एक बात बताइए मुझे कि 2026 में तो लग रहा था कि हो सकता है कि शांति की कोई आसार, कोई राह नजर आएगी, लेकिन ये कैसी शुरुआत है 2026 की? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमने सोचा था कि शायद लड़ाई के रुकने की तरफ हम जा रहे हैं। 2026 में कोई ना कोई परिणाम लगेगा, मगर जो ग्राउंड पे सिचुएशन लग रही है वो ऐसी लग रही है कि 2025 से भी ज़्यादा घातक होगा 2026। क्योंकि जो शुरुआत हुई है वो ही कुछ एक ऐसे पहलू आए हैं, जैसे खारासोन के अंदर जो कैफ़े पे हमला किया यूक्रेन ने, 24 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसका बदला अब खार्किव में लिया है। और खार्किव पे आपको समझना पड़ेगा, खार्किव ही क्यों। देखो, खार्किव नॉर्थ ईस्ट में एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये एक कम्युनिकेशन हब सेंटर है,
इसका जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर स्टील की भी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है। तो इस पे जब हमला हुआ है तो इस पे बहुत नुकसान। और कैसे हमला कर रहा है रूस, देखो इसके अंदर आपने जैसे बोला इस्कंदर मिसाइल भी, वो किंजाइल भी, कैलिबर, ये तीनों टाइप की मिसाइलें अब फायर कर रहा है। और अब रूस ने 3 चीजें सोच ली हैं जो करेगा वो यूक्रेन में। इसका एनर्जी सेक्टर को पूरा बर्बाद कर देगा, उसके बाद जो सप्लाई चेन को कट करेगा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी उसको नुकसान देगा, और जो इसके पोर्ट पे ओडिशा जैसे टाउन्स हैं उसको हमला करके ये ब्लैक सी से इसको कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में रूस जो है वो बहुत भारी हमले करेगा। मैं एक ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 2025 में जो रूस ने 5,600 किलोमीटर जीता है, जो कि 1% है जितना अभी तक जीता है। लास्ट 23 और 24 में उससे करीब 100% ज्यादा। कहने का मतलब यह है 2025 बहुत घातक था और 2026 जो है मुझे लगता है बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब रूस वर्सेस नाटो भी हो सकता है, और इसकी तैयारियां मुझे लगता है पोलैंड भी कर रहा है, बाल्टिक स्टेट भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो। बिल्कुल सर, कोई ना कोई, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा, जो बॉटम लाइन है कि ऐसा लग रहा है कि ये नया साल पहले से भी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। इसमें और ज्यादा टकराव की स्थिति दिखाई देने लगी अभी से ही। और खार्किव पर हमले का लाइव वीडियो सामने आया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रिहायशी इमारत पर गिरती दिखी मिसाइल धमाके से थर्राया पूरा इलाका। कार के डैश कैम में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए। और वहीं यूक्रेन के सारे ठिकानों पर रूस की तरफ से जोरदार हमला किया गया है। रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया। क्रास्नोआर्मस्क में रूस का विनाशक हमला। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए नए साल की 2026 की जो शुरुआत है वो बेहद ही घातक और ज्यादा विध्वंसक हुई है 2025 के मुकाबले। रूसी एयरफोर्स का यूक्रेन पर बड़ा हमला। Su-34 फाइटर जेट ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान। और रूसी सेना ने खैरसों में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रूस की तरफ से प्रचंड प्रहार है जो कि किया गया है यूक्रेनी ठिकानों पर। खैरसों के सेंट्रल मार्केट पर रूस का अटैक। ये देखिए, हमले में कई ट्रेंडिंग स्टॉल्स और जो दुकानें हैं वो तबाह हो गई। तो ये देखिए आप, दरअसल ये एक मार्केट है जो नजर आ रहा है। कई शॉप्स हैं, कई दुकानें आपको नजर आ रही है, और यहां पर इस मार्केट प्लेस पर अटैक किया गया रूस की तरफ से। और ये तबाही आप देखिए कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुई है। सबसे पहले ये ताजा तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं वॉर से। और वहीं पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। Su-27 फाइटर जेट से रूसी ठिकाने पर अटैक किया। अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बम से हथियार डिपो पर हमला किया गया। हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो यूक्रेन पर रूस का मेगा अटैक। जी हां, किन किन शहरों पर हमला हुआ, एक नजर उस पर भी डालते हैं। देखिए, क्रास्नोआर्मस्क, डोनेस्क, खेरसोन, पोक्रोवस्क, हुलियाई पोल और ओडेसा पर हमले किए गए हैं। यह अटैक हुआ है। और जहां निशाना बनाया गया वो कौन कौन सी जगह थी, इसमें पावर प्लांट शामिल, सरकारी इमारत है, रिहायशी इलाके भी हैं, उनकी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के बड़े शहरों पर ड्रोन से ये अटैक किया गया है। किसी भी वक्त पुतिन
अंतिम प्रहार कर सकते हैं। ये एक बड़ी आशंका बनी हुई है जिस तरह के ये हमले हुए हैं। डीके पांडे सर, अब कुल मिलाकर एक चीज तो बहुत साफ है कि जंग बढ़ने वाली है, शांति की कोई बात नहीं होने वाली है और शायद पुतिन इसी मौके का फायदा उठाकर इसको कंक्लूड भी कर दें। आप इसे कैसे देखते हैं? जय हिंद। तस्वीर जो है काफ़ी भयावह है निश्चित रूप से, और मज़ेदार चीज़ ये है कि जिस प्रकार से शांति वार्ता की पहल की गई, अक्टूबर से 28 सूत्री पॉइंट रखा, प्रपोजल रखा गया, फिर 20 सूत्री किया गया, तो इसमें जो तस्वीर उभर के आई वो ये आई कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं किसी भी शांति वार्ता के खिलाफ हैं। उस शांति वार्ता में जहाँ पर कि रशिया को जो डोनबास का इलाका, जहाँ पर जिन क्षेत्रों पर लगभग 21% क्षेत्र पर जो रशिया का इलाका है, जो जिस कब्जा किया हुआ है रूसी सेना ने, वो चाहते हैं कि रूस को दे दिया जाए, रूस चाहता है उसे मिल जाए। यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक रुख जब देखा रशिया ने कि उनके खिलाफ है यूरोपियन कंट्रीज, और ट्रंप भी जहाँ कुछ नहीं खास कर पा रहे और लगभग साल उनको होने जा रहा है, और उनका जो वादा था कि मैं तुरंत आते ही 24 घंटे में युद्ध शांत कर दूंगा, तो ऐसी नज़र में रशिया ने यह डिसीजन लिया कि जब शांति वार्ता हो उसके पहले जितना भी भाग वो कब्जा कर सकें। जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले एक साल में जो है 5600 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका होता है, सोचिए कितना ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए होंगे। और अभी जो है रशिया के जो अटैक हो रहे हैं काफ़ी पैने और काफ़ी डीप हो रहे हैं, उसका कीव के तक में पहुँचने की कोशिश की ताकि जो यूक्रेनी सेना है उसका मनोबल टूटे, और साथ में जो तैयारियां कर रहे हैं अब जो कब्जे में है इलाके रूस के, उनको वापस लेने की, उन पर जो है कुठाराघात हो। और नए इलाकों में देखिए, आपने लिस्ट पूरी दिखाई है, जो सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये साफ बताता है, ये मैसेजिंग है बड़ा क्लियर यूरोपियन कंट्रीज को, साथ में नाटो कंट्रीज को और येलेंस्की के साथ, कि उनके जो इरादे हैं, उनके जो प्लान है, लाइन ऑफ एक्शन है, स्ट्रेटजी वो कामयाब नहीं हो रही है और शांति वार्ता के लिए उनको आना पड़ेगा। शांति वार्ता की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज है, जो 15 देश जो कि नाटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो ऑनलाइन मिलके ये तय करेंगे कि शांति वार्ता का शेप क्या हो। तो आज का जो आज, यानी डीके पांडे सर, कुल मिलाकर एक ये बड़ी मैसेजिंग है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि उनकी बातों को मानना ही होगा, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी नाटो कंट्रीज जो लगातार विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला हुआ है, रॉकेट लॉन्चर से विनाशक हमला किया गया, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए आप, और हुलियाई पोल में रूस यूक्रेन में भीषण जंग हुई है और यूक्रेन ने हुलियाई पोल में किए हैं भीषण हमले। यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में रूस के कई जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर पॉक्रोवोस से, जहां पर रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमले में रूसी सेना का भारी नुकसान हुआ है, यह खबर आ रही है। और संकेत यह है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। जी हां, 7 जनवरी को बहुत बड़े हमले की आशंका है। पुतिन के आवास पर हमले का बदला लेगा रूस। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो 7 जनवरी वो तारीख जब एक बड़ा हमला रूस की तरफ से हो सकता है। रूस का हालांकि पहले से ही ऐलान है कि वो यूक्रेन की कार्रवाई का बदला जरूर लेगा, लेकिन अब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी कह रही है कि 7 जनवरी को बड़ा हमला हो सकता है रूस की तरफ। तो ऑपरेशन 7 जनवरी आखिर क्या है? यूक्रेन में क्या बड़ी तबाही के स्क्रिप्ट व्लादिमीर पुतिन लिख चुके हैं? यह बड़ा सवाल। दावा क्या है? 7 जनवरी को यूक्रेन पर बड़े हमले होंगे। त्योहार के मौके पर बड़ी तबाही की तैयारी है। 7 जनवरी को यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाएगा। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके, धार्मिक स्थल पर हमले की आशंका है। यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की तैयारी कर रहा है रूस। ये यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की तरफ से इंफॉर्मेशन। इधर वजह क्या आप समझिए, पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का बदला रूस लेकर ही रहेगा, ये संकेत साफ है। अब जरूरी बात आप समझिए, 2025 में भी 7 जनवरी को यूक्रेन पर दनादन मिसाइल हमले हुए थे। आपको याद होगा अश्विनी सर, 7 जनवरी को लेकर ये जो आशंका जाहिर की जा रही है और जो इनपुट्स
खुफिया एजेंसी की तरफ से दिए गए हैं। कैसे आप इसको डिकोड करेंगे? हाँ देखो, इसमें एक बात तो सच्चाई है कि जो 7 जनवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के लिए। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस सेलिब्रेट रूस 7 जनवरी को ही करता है और पिछले साल भी बहुत घातक हमले किए थे और इस बार जो हमले हैं जिसकी तैयारी रूस कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा घातक होने वाले हैं। क्योंकि आप देखें कि हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बातचीत की बात करने की भी कोशिश हो रही है। अभी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी यूक्रेन में है, 15 से कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिका भी वीडियो के जरिए पार्टिसिपेट करेगा। मगर आप इसके अलग देखें, कहीं ना कहीं इसके विपरीत क्या हो रहा है ग्राउंड पे कि अब जो हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं वो बहुत घातक हैं, पहने हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन लाइंस, उसकी सप्लाई चेन सबको बर्बाद करें। कहीं ना कहीं वो 2 चीज़ों का बदला लेने की कोशिश कर रहा है रूस। ये दिखा रहा है जो एक प्रकार से खरासोन में हुआ। और कहीं रूस के जो प्रेसिडेंट के घर पे हमले हुए 91 ड्रोन से, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है पुतिन और वो कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज की तारीख में सिचुएशन है, ऐसा लगता है 2026 के अंदर लड़ाई और तेज बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इसकी चिंगारी नाटो कंट्री तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि जो 7 जनवरी अब जो डेट नियुक्त की है, आप देखें वो हमले करेगा किंजाल से, कैलिबर मिसाइल से और इस्कंदर मिसाइल से, ऑर्सेनिक मिसाइल उसने अभी आपको पता है कि अब बेलारूस में भी लगा दी है। लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए आप देखें जो यूक्रेन है वो बार बार कह रहा है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम और दिया जाए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स को तैनात करना, उसका इस्तेमाल करना कई सारे संकेत देता है। यूक्रेन में गहरे तक मार करना है या फिर अब इस जंग की सीमा यूरोपीय देशों तक पहुंचेगी, ये सारे सवाल इससे पैदा होते हैं। और देखिए वोस्टोक फ्रंट लाइन पर रूस का एक्शन। फ्रंट लाइन पर बारूदी सुरंगों को हटा रही है रूसी फौज। वोस्टोक में यूक्रेन ने बिछाई है बारूदी सुरंग। एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता के बीच ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा फैसला। ज़ेलेंस्की ने बदला मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख। किरिलो बुडानोव को बनाया गया है चीफ ऑफ स्टाफ। GUR के पूर्व प्रमुख को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने यह फैसला क्यों लिया है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करने वाले हैं ज़ेलेंस्की? तो शांति के बाद ज़ेलेंस्की का विश्वासघात सवाल यही है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ज़ेलेंस्की ने बदला है मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख और किरिलो बुडानोव को बनाया गया है चीफ ऑफ स्टाफ। GUR के पूर्व प्रमुख को बनाया चीफ ऑफ स्टाफ। किन मुद्दों की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें सुरक्षा है, रक्षा है, कूटनीति, ये सभी शामिल है। क्यों खास है बुडानोव? सबसे लोकप्रिय युद्धकालीन चेहरा रहे हैं। 2020 से GUR का नेतृत्व कर रहे हैं। सीक्रेट टास्क में अहम रोल निभाया है और खुफिया अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई है। कई टास्क के दौरान घायल भी हुए हैं। और ज़ेलेंस्की ने कहा क्या है, बयान क्या है? अनुभव और बेहतरीन निर्णय क्षमता कठिन समय में बुडानोव यूक्रेन के लिए जरूरी, ऐसे में ये जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की शांति वार्ता का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की मिलिट्री हेड बदलकर युद्ध की रणनीति बदलेंगे? ये सारे सवाल है। क्या रूस पर नाटो की मदद से बड़े हमले की तैयारी में हैं ज़ेलेंस्की? तो पांडे सर, अब नेतृत्व भी बदल रहे हैं, युद्ध की इंटेंसिटी हम देख ही रहे हैं साल की शुरुआत से ही। तो ये सारे संकेत तो यही हैं कि बड़े हमले की, बड़ी योजना की तैयारी ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है। देखिए, बुडानोव के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मैच्योर कमांडर हैं और जनरल बुडानोव ने जो ऑपरेशंस किए हैं रशिया के खिलाफ वो काफ़ी कामयाबी हुए हैं और काफ़ी उसकी तारीफ हुई है। और एक और पॉजिटिव पार्ट रहा है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। जो पिछले जिनको पदच्युत किया उन्होंने, उन पर करप्शन के धब्बे थे और उनको वहाँ से हटना, मजबूरी रिज़ाइन करना पड़ा। अब मजेदार चीज़ है कि जो मर्स से उनका नाम था, एलेव मर्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मिस्टर मर्स थे जो जिनको कि हटाया है गया अभी बुडानोव ने। अब बुडानोव के आने के बाद निश्चित रूप से नीति में परिवर्तन आएगा, लेकिन इतना अग्रेसिव होगी मुझे उसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव एलिमेंट्स, साथ साथ में वो एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग भी कर रहे हैं। और रशिया ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई है कि वो कई जगह अटैक कर रहा है। वो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक नहीं है उसका, तो कई इलाकों में कर रहा है, कभी ईस्ट में करता है, कभी
ईस्ट वेस्ट में करता है, कभी साउथ में चला जाता है। तो आप एक देश के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने रिसोर्सेज को कहाँ कमिट कर रहे हैं। ज़पोरिज़िया के पावर प्लांट की एक अलग कमिटमेंट है, उसके लिए भी जो है दोनों देशों के बीच में काफी चल रहा है। प्रॉस्कोवास का हमने देखा कि वो जब कब्जा कर लिया रशिया ने, उसको किस प्रकार से वहां से लिया जाए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, ऐसे इतना आसान नहीं है कि उनको जो वर्तमान में जो हो रहा है उसको एकदम दिशा परिवर्तन करना और शांति वार्ता की बात। बिल्कुल, और कुल मिलाकर डीके पांडे सर, ये भी समझ में आ रहा है कि बुडानेव को लेकर जो फैसला ज़ेलेंस्की ने लिया, ऐसा साफ संकेत ज़ेलेंस्की भी दे रहे हैं कि वो किसी भी हालात में अब पुतिन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर रूस के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी, बाल्टिक में सेना का विस्तार करेगा पोलैंड। पोलैंड के पीएम टस्क की रूस को बहुत बड़ी चेतावनी, पोलैंड सबसे ताकतवर सेना बनाएगा। टस्क की तरफ से कहा गया रूस की बाल्टिक फ्लीट पर लगाम लगाने की तैयारी है ये। तो बाल्टिक से महाविनाश वॉर फेज 2 समझते हैं इसको भी। देखिए, रूस के खिलाफ नाटो की युद्ध की बड़ी तैयारी है और दुनिया की ताकतवर सेना बनाएगा पोलैंड। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पोलैंड बाल्टिक में सेना का विस्तार करेगा। चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि रूस की बाल्टिक फ्लीट को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। और टस्क की चेतावनी क्या है, 2026 में सेना का विस्तार और डिफेंस में बड़े बदलाव करेंगे। बाल्टिक में तेजी से कब्जा करने की रणनीति पर काम करेंगे। नाटो का दावा क्या है, बाल्टिक से शैडो फ्लीट के जरिए रूस की घुसपैठ और यूरोप के देशों में ड्रोन घुसपैठ करता है रूस के शैडो फ्लीट पर ड्रोन तैनात रहते हैं। शैडो फ्लीट को लेकर इसके पहले भी हमने देखा है कि यूरोप की तरफ से गंभीर आरोप रूस पर लगाए गए। अश्विनी स्वासर संकेत तो यही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। 2026 नाटो वर्सेस रूस हो सकता है। पोलैंड की तैयारी क्या बता रही है? हाँ बिल्कुल, देखो ये करुणा आपने बिल्कुल ठीक बोला, यू हिट द नेल ऑन द हेड की तैयारियां बहुत जोरों से हो रही हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है, कहीं ना कहीं यूक्रेन भी इसकी तैयारी कर रहा है और यूरोप भी लगा हुआ है। आप पोलैंड की बात करते हैं, क्योंकि पोलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पोलैंड बड़ा रडार में है रूस के में, क्योंकि ये जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, लॉजिस्टिक है, वो सारा पोलैंड से आता है। तो पोलैंड अब सबसे ज़्यादा बड़ी फौज बनाने के इरादे से आया है और इसमें बाल्टिक स्टेट का क्यों महत्व बना। आपको समझना चाहिए, जो आर्कटिक है वो किसी समय में बर्फ़ होती थी, वहाँ से समुद्र में जा नहीं सकते थे, मगर ये लास्ट 5-7 साल में वहाँ अभी जो है बर्फ़ पिघली है, समुद्र से शिप जा सकती हैं। ये शैडो जो पेट्रोल और शैडो वार जो करता रहा रूस बाल्टिक स्टेट में, हमें समझना चाहिए बाल्टिक स्टेट वो हैं जो किसी ज़माने में रूस का हिस्सा होता थे, लिथुआनिया, लात्विया और इस्टोनिया। और इसके ऊपर अब लग रहा है कि ये भी सुनने में आया, हो सकता है कि ये लड़ाई जब स्टार्ट हो तो रूस जो है सबसे पहले बाल्टिक स्टेट पर हमला करेगा। और इसीलिए रूस अब जो यूरोप है वो बाल्टिक स्टेट्स को डिफेंस ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसी प्रकार से पोलैंड में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी बातचीत का दौर चला हुआ है उसका ग्राउंड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ग्राउंड पे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। ऐसा लगता है कि किसी समय लड़ाई बहुत ज़ोरों से होगी और 7 जनवरी को जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है उसके अंदर रूस जो है वो घातक होने वाला है। जो हमले होंगे वो बड़े पैने होंगे, लंबे ड्रोन का इस्तेमाल, मिसाइल का इस्तेमाल, और मुझे लगता है कि सारा जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूक्रेन का उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और जो पोर्ट सिटी उड़ीसा और बाकी जो है उनको हमले करके ये ब्लैक सी से कट करने की कोशिश कर रहा है। ये रणनीति तो पहले भी रही है, हो सकता है इसकी इंटेंसिटी और आने वाले समय में बढ़ जाए। और इस बीच देखिए एक और खबर है, रूस नाटो के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है और रूस की नाटो को बारूदी चेतावनी, सीमा पर नाटो की गतिविधि टकराव बढ़ाएगी। पुतिन की करीबी यूलिया ज़ादानोवा की यह धमकी है, नाटो की वजह से हो सकता है विनाश। तो देखिए, एक तरफ जो पोलैंड है वो तैयारी कर रहा है और वहीं रूस और नाटो के बीच टकराव तय है क्या अब इसके बाद एटमी विनाश। दरअसल रूस की तरफ से क्या वार्निंग दी गई है, क्या चेतावनी? रूस और बेलारूस की सीमा पर नाटो की हलचल बहुत तेज हो गई है। नाटो की सैन्य हलचल की वजह से महायुद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीमा पर हलचल हमारे विरोधियों की विनाशकारी तैयारी है, यह रूस की तरफ से बता दिया गया है। नाटो की सैन्य गतिविधि पर बात नहीं करना चाहता है पश्चिम। टास्क की तरफ से यह इंफॉर्मेशन सामने रखी गई। अब जरूरी बात क्या है, वियना में सैन्य सुरक्षा हथियार नियंत्रण वार्ता के दौरान रूस ने यह मुद्दा उठाया। रूसी डेलीगेशन की प्रमुख यूलिया ज़ादानोवा ने टकराव की आशंका जताई है। पांडे सर, एक चीज तो साफ दिखाई दे रही कि क्या
नेटो भी टाइम बाय कर रहा है अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर यूक्रेन के साथ इस वॉर को स्ट्रेच किया जा रहा है ईयर बाय ईयर, साल दर साल ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। हम 2026 में खड़े हैं, कब ये युद्ध शुरू हुआ था, कब इसके खत्म होने की बात कही जा रही। क्या यूरोप को समझ में आ गया है कि भाई अमेरिका के सहारे नहीं रहना है और थोड़ा टाइम बाय करना और तब इस हम वॉर को स्टार्ट करेंगे? उसके पहले की ये भूमिका है क्या नेटो और यूरोपीय कंट्रीज की? निश्चित रूप से ये युद्ध चौथे वर्ष में पहुंच रहा है। आज 1410वां दिन है युद्ध का, और मजेदार चीज़ ये है कि जिस प्रकार से नाटो ने प्रयास किया है कि किसी प्रकार से रूस की पकड़ के जो इसमें पूरा युद्ध है उस पर डोमिनेंस जो है रूस का है, वो पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है समय के साथ, और जिस प्रकार से उनके अचीवमेंट रहे, डायरी इवेंचमेंट बहुत अच्छी रही उनकी। तो वो पुतिन कहते भी हैं कि कभी भी मैं जीत सकता हूँ, कभी भी मेरे लिए बहुत आसान है, और लेकिन मैं अपनी चीज़ों को संभाल के कर रहा हूँ। इसका मतलब सीधे है कि जो नाटो कंट्री तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज से पीछा छुड़ाने के बाद ट्रंप जो है जो, और उन्हें दूसरा 5% कंट्रीब्यूशन डिफेंस एसेट्स के लिए जो बोला है सबको अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेशर में पा रहे थे। और ऐसी स्थिति में उनको लगा कि अगर अमेरिका उनका साथ टोटल छोड़ दिया तो जो नाटो में संधि है आर्टिकल 5 के अंतर्गत वो हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प कैसे करेंगे अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, और वो हेल्प नहीं मिली तो अपने आप को कैसे बचाएंगे? उस दृष्टि से सभी देश अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको एक मौका मिल गया है यूक्रेन के नाम पर कि हम यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि रशिया का मनोबल, पुतिन का मनोबल टूटे, लेकिन ऐसा कोई लगता दिख नहीं रहा है। लेकिन एक ड्रोन वॉल की भी बात अपने चर्चा में सुनी होगी, ड्रोन वॉल बनाने जा रहा है, और साथ में उसमें सभी देशों को जो है कंट्रीब्यूट करना होगा। किस प्रकार से ये लगभग 3,500 किलोमीटर की वॉल बनाने की बात चल रही है, कैसे इसमें एसेट्स होंगे, कॉम्बैट ड्रोन्स कहां से आएंगे, उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 लेयर के अंदर बताया जा रहा है, इसको बनाने की बात चल रही है। बिल्कुल सर, इस वॉर में ड्रोन की जो भूमिका रही है, खासकर यूक्रेन ने जिस तरह से इसे मनूवर किया, जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसने एक नया वॉर फ्रंट तो जरूर खोला है, वो है ड्रोन वॉर फ्रंट, जिसमें सबकी तैयारी भी चल रही है इस वक्त। और देखिए अपने विशेष दूत कीथ केलॉग के बयान पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कीथ केलॉग को कहा इडियट, जंग में फंसा शख्स बहादुर कैसे? ट्रंप ने कहा। कीथ केलॉग ने ज़ेलेंस्की को बहादुर बताया था, और उसी बयान पर ट्रंप की नाराजगी सामने आई है। तो देखिए कीथ केलॉग के बयान पर ट्रंप ने क्या रिएक्ट किया है। ट्रंप ने कीथ केलॉग को इडियट कहा है, और केलॉग ने ज़ेलेंस्की को बहादुर बताया था, और इसी पर यह रिएक्शन ट्रंप का आया है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता फिर से फेल हो गई है। रूस यूक्रेन पीस प्लान पर कोई बात नहीं बन पाई। बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ज़ेलेंस्की की बेइज्जती कर दी। यूएस सीनियर डिप्लोमेट के हवाले से यह खबर आ रही है, यानी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से जो पीस वार्ता है, जो बातचीत है, उसका दौर आगे बढ़े। आप देखिए बैठक में हुआ क्या ट्रंप ने, और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक तरीके से ज़ेलेंस्की पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर से वही हुआ जो कि हमने देखा था बीते साल भी, कि किस तरह से जो ज़ेलेंस्की है उनकी बहस तक हो गई थी व्हाइट हाउस में, और फिर से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की, यह खबर मिल रही है। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात, सबसे बड़ा पर्दाफाश क्या है ये? देखिए यूएस सीनियर डिप्लोमेट का इस पर दावा सामने आया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग फिर फेल, और पीस प्लान पर कोई बात नहीं बनी है। उन्होंने कहा शांति वार्ता पर बैठक बेनतीजा रही। बैठक में हुआ क्या, इसको लेकर भी दावा आया है। ट्रंप ने की ज़ेलेंस्की की बेइज्जती, रूस पर हमलों को लेकर वो भड़के हुए हैं, ट्रंप नाराज हैं, और रूस पर हमले साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बताया उन्होंने। ज़ेलेंस्की तोड़ मरोड़ कर बातें बनाते हैं, ये भी उन्होंने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया। ट्रंप से सही फैक्ट छिपाते हैं ज़ेलेंस्की। 28 दिसंबर 2025 को हुई थी ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक, ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया गया है। कुल मिलाकर एक बात तो बहुत साफ है कि बैठक में क्या हुआ एक अलग विषय है, उसका आउटकम क्या हुआ ये दुनिया को दिखाई दे रहा है। सिवाज सर, बैठक में जो बातें हुई उसको लेकर यह दावा तो सामने आया ही है, और ये क्या हैरान कर रहा है, क्योंकि खुले में भी हमने देखा था, ओवल में हमने देखा था, व्हाइट हाउस में, कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कैसे ट्रीट किया था, तो बंद कमरे में वो क्या करते होंगे इसका अंदाजा लगाना क्या बहुत मुश्किल है?
हाँ रवि, एक बात तो सच्चाई है कि ये भी जो बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। इसकी प्रॉब्लम ये है कि देखो 3 स्टिकिंग पॉइंट है। एक तो पॉइंट है कि भी टेरिटोरियल कंसेशन देना पड़ेगा यूक्रेन को, स्पेशली डोनबास का इलाका, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उसका जो इलाका अभी भी जो यूक्रेन के पास है उससे भी इसको पीछे हटना पड़ेगा। और दूसरा जो बात थी यूक्रेन की कि एक जो कि सिक्योरिटी गारंटी दी जाए जैसे कि आर्टिकल 5 नेटो का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति होगी है। और तीसरा है ये बफर जोन की बात हो रही है, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं सहमति लग रही है। प्रॉब्लम रहेगी ये भाई जो टेरिटोरियल कंसेशन, अब जो यूक्रेन और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसको मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम डोनबास का इलाका नहीं देंगे और जापोरिजिया खारासोन का। तो अब ये बात आ गई जब रूस कह रहा है कि ये इलाका 18 से 19% हमने ये जीत लिया है, तो ये इलाका रशियन स्पीकिंग है, यहाँ पर पहले भी इंसर्जेंसी चली हुई थी, तो ये लोग रशिया में मिलना चाहते हैं। अगर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा यूक्रेन तो फिर लड़ाई रुकने का मतलब ही नहीं है। तो ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अब यही रूस दिखाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को कि आपके पास जो हालात अच्छे नहीं हैं, अब जो हमला हम करेंगे 2025 से भी ज़्यादा घातक होंगे। आप देखेंगे कि 7 जनवरी को जो हमले होंगे लॉन्ग ड्रोन से होंगे, कैलिबर्स, इस्कंदर, और आपकी जो ऑर्सेनिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक उन्हें बेलारूस में लगाई है, वो एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स डालेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में रूस की सिचुएशन और अच्छी होगी और यूक्रेन और जमीन गुआएगा। और यूक्रेन को यह समझ नहीं आ रहा कि अभी सही टाइम है कॉम्प्रोमाइज करने का। अगर वो जिद पे अड़ा रहा कि हम कई बार तो लगता है वो टाइम अब शायद निकल चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में 26 में कुछ ऐसा होता है क्या। और इस बीच सर एक बड़ी खबर है, देखिए रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, लुहांस्क के हिस्सों में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। तो प्रतिशोध की आग ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ है। बड़ी बात क्या है यह आप समझिए। दरअसल लुहांस्क में रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पर लिया गया जो अटैक किए गए रूस की तरफ से। अब हमले कहां कहां पर हुए यह भी आप देखिए। लुहांस्क, रोवेंकी, अब हमले क्यों अंजाम दिए गए। तेल डिपो से यूक्रेन की सीधी सप्लाई काटी जा रही है। यूक्रेन का रणनीतिक रिजर्व तेल भंडार नष्ट हुआ है। डिपो पर हमले से लॉजिस्टिक को नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरूरी तेल की जो सप्लाई है उसको भी इससे पूरी तरह से रोकना एक मकसद है। अब आगे समझिए। टैंक सैन्य वाहनों का ईंधन खत्म करना भी मकसद नजर आ रहा है रूस का। वॉर मशीन की ईंधन सप्लाई चेन को तोड़ना है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को घटाना है और इस मकसद से यह हमला किया गया। लेकिन क्या लग रहा है आपको डीके पांडे सर कि क्या यह वाकई मकसद पूरा होगा? क्या जेलेंस्की पर कोई प्रेशर, कोई असर पड़ेगा? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि यूक्रेन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी एनर्जी सप्लाई लाइंस जो थी रशिया की उनको डिस्टर्ब करने की। और शायद यही का प्रत्युत्तर है कि ज़पोरिज़िया का भी हम जानते हैं किस प्रकार से पावर सप्लाई पर जो है अफेक्ट करने का प्रयास किया गया था। और अब जिस प्रकार से रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के एसेट्स पर, ये साफ दिखाता है कि दोनों चाहते हैं क्योंकि वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है उसको इम्पेयर किया जाए, उसको किस प्रकार से पंगु बनाया जाए ताकि लड़ाई वो प्रभावित हो। लेकिन रशिया की जो इस समय जो पकड़ है निश्चित रूप से वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी जो है असला की कमी हो रही है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, साथ में जो कमांड एंड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है जेलेंस्की इसमें अलग थलग पड़ गए क्योंकि अमेरिका का उनको जो है जो सपोर्ट था वो एक तरह से विड्रॉ हो गया है। लेकिन मजेदार चीज़ यह है कि ट्रंप ने जरूर विड्रॉ किया है लेकिन CIA ने पूरा साथ दिया हुआ है रशिया यूक्रेन का, और इसीलिए जेलेंस्की आगे बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की की प्रयास जो हैं वो शांति की तरफ कितने अधूरे रहे हैं क्योंकि उनको वो खुद नहीं अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री जो कह रहे हैं उनके इशारों में चल रहे हैं वो एक तरह से कठपुतली बनेगा। जब एक कमांडर कठपुतली बन जाता है तो निश्चित रूप से जो निर्णय होते हैं वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं और उससे जो आवश्यक जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये लड़ाई जो है ऐसी दिशा में पहुंच रही है जहां पर कि कहता है कि यूक्रेन की तरफ से ये दिशाहीन हो रही है, जबकि पुतिन वह एकदम एक लक्ष्य पे चल रहे हैं कि हम किस प्रकार से, यानी कुल मिलाकर सर हम देख रहे हैं कि शर्तों को लेकर भी टकराव है। क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो बातचीत की टेबल पर आने, अभी फिलहाल उसी पर कोई रजामंदी नजर नहीं आ रही है, उसी पर एक दूसरे को अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और जो मौजूदा हालात है उसे समझाने के लिए।